नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल्स, एहसासों की माला, जिसकी लेखिका हैं कृति मिश्रा जी। ये एक लघु कथा है, यानी शॉर्ट स्टोरी। तो आइए सुनते हैं। गर्मियों की शामें अक्सर शांत होती हैं। जाने क्यों इन शामों में एक अलसायापन होता है, एक अधूरापन, जो पंछियों को अपने घोंसले और हमें अपने घरों में दुबक जाने के इशारे करने लगता है। बयारें भरसक प्रयास किया करती हैं कि मन को सहला पाएं, कुछ नगमे प्यार की कानों में गुनगुना पाएं। किसी का हाथ थाम लेने को मन में प्यार की वो मधुशाला छलका दें कि उमंग की सुंदर धारा बह चले। किंतु लगता है कि इन शामों ने उदासी की एक ऐसी मोटी चादर ओढ़ ली है कि कोई बयान, कोई संगीत इसके आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रही है। न जाने कितनी उलझने लिए बैठी हैं अपने भीतर। सुमिधा, अरे ओ सुमिधा, कहां खोई खोई बैठी है अकेले? देख, तेरे लिए चाय लाई हूं, आजा आजा सुमी, ठंडी हो जाएगी बेटा। अम्मा ने मिश्री सी बोली में सुमिधा को पुकारा तो आंसू छलक आए। गालों को पोंछती हुई, बालों को सलीकों से कानों के पीछे करती हुई, 23 साल की उम्र में जिंदगी से बैर ले लेने वाली सुमिधा अम्मा की प्यारी सुमी बनकर आंगन में आ गई। सच ही कहते हैं, जिंदगी तूफान का वो दरिया है जिसे इंसान को अकेले ही पार करना होता है। अम्मा, मठरी नहीं लाई? चाय तो बड़ी स्वाद बनी है। कितनी अच्छी चाय बनाती हो अम्मा तुम। सुमिधा को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि अभी अभी ये लड़की अकेली खड़ी ईश्वर से सवाल पूछती, अपने किस्मत को कोसती हुई आंसू पोंछ कर आई है। बाबूजी के जाने के बाद से सुमिधा और उसके बड़े भाई सुमित का परिवार ही अम्मा का सहारा थे। सुमित, उसकी पत्नी रेखा, उनके 2 बच्चे अम्मा और सुमिधा के साथ ही रहा करते थे। इन्हीं की देखभाल और साज सज्जा में अम्मा के दिन कट जाया करते। अम्मा सुबह जल्दी उठ जाया करती। सुबह के स्नान के बाद पूजा आदि संपन्न करके दोनों बच्चों को तैयार कराने और स्कूल भेजने का कार्य किया करती। रेखा तब तक सभी के लिए नाश्ता बना देती, जिसमें सुमिधा भी उसकी मदद कर देती। परिवार में शांति थी। रेखा समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। अम्मा तो रेखा जैसी बहू पाकर बहुत प्रसन्न थी। यही कारण था कि धीरे धीरे जाने कब रेखा और सुमिधा ननद और भाभी से बढ़कर एक अच्छे दोस्त बन गए। वो दोस्त जिनमें राज जैसा कुछ बहुत कम रह गया था। वो दोस्त जो साथ साथ घूमा करते, हंसते गाते और साथ ही दुखों का भी निपटारा हो जाता। लेकिन इधर कुछ था जो पिछले कई दिनों से सुमिधा की आंखों का कंकड़ बना हुआ था। कुछ था जिसने उसे पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया था, इतना कि वो भाभी तक से साझा नहीं कर पा रही थी। ये शायद करना नहीं चाहती थी। रेखा की भी अपनी एक गृहस्थी थी, बाल बच्चे थे, और फिर उसके ऊपर सुमित था। वो अपने दुखों में रेखा को शामिल कर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। रेखा, अरे रेखा, जरा सुनती हो? सुमित ने कमरे से आवाज लगाई तो रसोई में बर्तन संवारती रेखा झट से भागकर कमरे में आ गई। हाँ कहिए, क्या बुलाया क्या आपने? कुछ चाहिए क्या? अच्छा, तो अब मैं अपनी पत्नी को बिना काम के अपने पास भी नहीं बुला सकता। क्यों भाई? सुमित ने शरारत से रेखा की ओर देखते हुए कहा। रेखा थोड़ा शर्मा गई। गुलाबी सी लाली उसके गोरे चिकने गालों पर फैल गई। शरारती अंदाज में बोली, इश, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? 2 बच्चे हैं हमारे, और आप हैं कि? जी कहिए, ये भी कोई बात है भला? अरे 2 बच्चे क्या हो गए तो बंदा अपनी पत्नी से प्यार भी नहीं कर सकता? 2 पल चैन से उसके साथ नहीं बैठ सकता क्या? अजीब बात करती हो। मैं तो नहीं मानता ऐसे फिजूल बातों को। कितने दिन हुए रेखा, तुमने प्यार से सिर पर हाथ तक नहीं फेरा, नहीं कोई अच्छी सी गजल गुनगुनाई। सुना दो ना आज। सुमित कई दिनों बाद आज घर जल्दी लौट आया था। सोचा था कि रेखा के साथ बैठकर घंटों बातें करेगा,
उससे मान मनोबल करेगा, उसके हाथ की चाय पिएगा, उससे बरबसी चढ़ाएगा, छेड़ेगा, और जब वो शर्मा कर नई नवेली दुल्हन जैसी सिमट जाएगी तो प्यार से उसे मनाएगा। इतना ही नहीं, वो आज उसके लिए एक छोटा सा उपहार भी ले आया था, उसका मन पसंदीदा गजरा। वही गजरा जो उसने शादी के दिन लगाया था, वही जिसकी खुशबू में उसने अपना सारा प्यार, विश्वास और जिंदगी भर की डोर उसके हाथ में सौंप दी थी। वैवाहिक जीवन का भला अब यही तो सुख है, कभी रूठना, कभी मनाना, तो कभी प्यार, तो कभी जिम्मेदारी। हर रस का आनंद है इस जीवन में। शादी के इतने बरस बाद भी रेखा के गालों पर सुमित की बातों की गर्माहट से ललाई छा गई। छटपट उठती हुई बोली, अच्छा तो आज जनाब इस कारण से जल्दी घर आए हैं, रुकिए जरा मैं भी चाय बना लाती हूं। कहती हुई हवा के झोंके सी रसोई की ओर दौड़ गई। सुमिधा रसोई में ही थी, शाम के खाने के लिए थोड़ी सब्जियां धो रही थी। रसोई घर रेखा और सुमित के कमरे से थोड़ा सटा हुआ था, तो कमरे में की गई बातों का कुछ अंश उसकी आत्मा को अंदर तक रोमांचित कर रहा था। वो कुछ खोई हुई थी। एक आदमी कितना बदल जाता है ना, केवल एक स्त्री, केवल प्रेम के दो मीठे बोल, और वो आदमी कितनी आसानी से झुक जाता है, बह जाता है उस प्रेम में जो कि उसके भीतर किसी नई शक्ति का सृजन करती है। लगता है जैसे स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना एक स्त्री कितने अधूरे होते होंगे। शायद दोनों में ही कुछ न कुछ ऐसा अधूरा छूट जाता होगा जो दोनों के साथ के बिना पूरा ही नहीं होता होगा। अपने मन के विचारों में खोई सुमिधा सब्जियों को धो धोकर अलग टोकरी में सजाए जा रही थी कि तभी बलखाती सी रेखा रसोई में आई। किसी जादूगर के पाश में बंधी थी रेखा। कैसा लाल चेहरा, आंखों में कैसा उन्माद, चाल बिल्कुल हवा जैसी, और ध्यान वो तो कहीं गायब था। किसी और दुनिया में जा चुकी थी रेखा। वो आई बिना कुछ बोले, बस मुस्कुराती सी, निशब्द चाय बनाई और आती हूं कहकर चली गई। न ये देखा कि सुमिधा अकेली तरकारी बनाने लगी है, न ये कि बच्चों ने आज फिर फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी लिया है, और न ये ही कि सुमिधा उसे एक टक निहार रही थी। बस अपनी ही धुन में कमरे से चली गई, कुछ नहीं देखा। शाम से रात हो गई। अम्मा ने सुमित को आवाज दी तो जैसे आनन फानन में वो बाहर आया। हाँ अम्मा, तुम बुला रही थी क्या? कोई काम है क्या? सुमित अपने को सहज बनाने की कोशिश करता हुआ बोला। अरे शाम से कहाँ थे बेटा, हम तो समझे कि तुम्हें देर हो गई है आने में। जरा इन बच्चों को बाजार घुमा लाते बेटा, कब जब बेचारे हम ही से जिद कर रहे हैं। अब बेचारी हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतना जोर कहाँ कि उन्हें हाट बाजार रोज रोज सैर करा के लाऊं। बच्चों के कई दिनों के आग्रह से अम्मा का दिल भी पसीज गया था। ये बच्चे भी हमेशा गलत वक्त पर जिद कर बैठते हैं। सुमित मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया और दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर बाजार की ओर चल दिया। रेखा का सम्मोहन टूट चुका था। वो लालिमा, वो हया चेहरे से जा चुकी थी। अब मुखमंडल पर शांति का भाव था, स्नेह और मातृत्व से सराबोर। सुमिधा, तुमने तरकारी भी बना ली? माफ करना दोस्त, मैं अच्छा तुम जाओ, अच्छा मैं आगे के सारे काम कर लूंगी। रेखा को सुमिधा के लिए बुरा लग रहा था। पागल हो क्या, मैं बुरा क्यों मानूंगी? और फिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मुझे नहीं पता क्या कि गलती सिर्फ तेरी नहीं है? एक शरारती मुस्कान लिए सुमिधा ने छेड़ा तो रेखा झेप गई। अच्छा एक बात पूछूं रेखा, बिना कुछ गलत सोचे क्या तू मुझे बताएगी? सच सच बताना। बड़े प्यार और विश्वास की चमक आंखों में लिए सुमिधा ने पूछा। पूछना पागल, तुझसे कुछ झूठ थोड़ा ही कहा है कभी मैंने। मैं तुझसे या सुमित से अधिक छोटी नहीं हूं, सुमिधा ने कहा। सो मुझे सब दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी। तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसी नाते पूछ रही हूं, इस उम्मीद के साथ कि सुमित को इसकी खबर नहीं लगेगी। मैंने हमेशा तुझे और सुमित को एक दूसरे के साथ खुश देखा है, हमेशा। लगता है मानो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सुमित के कानों पर पड़ती है और सुमित की आत्मा की आवाज़ तेरे कानों पर।
कभी तुम लोगों को बहस करते जरूर देखा होगा, लेकिन आज तक कभी तुम लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई कड़वाहट नहीं देखी। हमेशा सम्मान का अनुभव किया है। तेरी नज़र में मेरा भाई वो सुमित है ही नहीं जिसे मैं जानती थी। और फिर सुमित को भी मैंने इतना बदला पाया कि लगता ही नहीं कभी मेरा इस भाई से कोई ताल्लुक रहा होगा। तो क्या प्रेम इंसान को इतना बदल देता है? तो क्या प्रेम में पड़ने वाला हर एक जोड़ा बिल्कुल ऐसा ही होता है? ये कहते कहते सुमिधा की आंखें संजीदा हो उठी। सुमे, तेरे भोले मन में ऐसे संजीदा सवाल, जरूर कोई गहरी बात होगी। मुझे आशा है कि तू मुझसे जरूर साझा करेगी। और रही तेरे मन के आए सवाल की बात, तो हाँ, प्रेम बदल देता है उसके माया में बंधने वाले हर एक इंसान को। प्रेम एक ऐसी अमृत धारा है जिसे पीने वाला मृत्यु को पाकर भी अमर है और अमर होकर भी निष्प्राण। सवाल तेरे मन में आया है तो जरूर ही किसी घटना से प्रेरित होकर ही आया होगा, वरना तुझ जैसी झल्ली लड़की को किताबों से कहा फुर्सत। अच्छा चल, अब ये सब बातें छोड़ और खाना खा ले, समय हो गया है। अम्मा तो इंतजार कर रही हैं। रेखा की गृहस्थी उसका इंतजार कर रही थी। बात अधूरी छोड़कर वो अम्मा के लिए खाना निकालने रसोई की ओर चली गई। सुमिधा अकेली खड़ी रह गई, सवालों और जवाबों से घिरी हुई। तो क्या प्रेम ऐसा होता है? इधर कई हफ्तों बाद पिता के साथ घूमने का मौका मिला तो बच्चों ने भी मौके का खूब फायदा उठाने की ठान ली। छोटे सुयश को कभी मोटर गाड़ी चाहिए थी तो कभी गुब्बारे। मृदु की दुनिया तो मानो गुड्डे गुड़ियों में उलझी हुई थी। उसने अपने मनपसंद की गुड़िया ली और सुयश ने चाबी से चलने वाली मोटर गाड़ी। बात तय हुई कि इस गुड़िया की विदाई इसी नई मोटर गाड़ी से की जाएगी। लौटते हुए तीनों ने माँ से चोरी छुपे बर्फ के गोले खाए। पापा ने दोनों को मीठी टॉफियां दिलाई और तीनों घर की तरफ बढ़ चले। अरे पापा, छोटा सुयश सहसा बोल उठा, दादी अम्मा के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। बेचारी बाजार तक तो चलकर नहीं आ सकती ना, उनके लिए भी तो कुछ लेना चाहिए। अम्मा के लिए सुयश का स्नेह देखकर सुमित का दिल भर आया। बड़े दुलार के साथ बोला, जरूर लेना चाहिए बेटा, अम्मा को आम पसंद है। चलो आम ले चलते हैं। क्यों बच्चों, ठीक है ना? बच्चे खुशी से कूद कूद कर ताली बजाने लगे। सुमित को खुशी हो रही थी कि 3 साल के नन्हे सुयश और 4 साल की प्यारी सी मृदु के मन में अम्मा के लिए कितना स्नेह है। सच, बड़े बूढ़ों की छाया से घर में कितने अच्छे संस्कारों का प्रवाह होता है। अम्मा के रहने से उसके बच्चों को कितने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। अगले दिन सुमित के ऑफिस में जरूरी काम था, सो सभी ने जल्दी भोजन कर अपनी अपनी खाट पकड़ ली। सुमिधा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बीए का दूसरा साल चल रहा था। 1.5 महीने बाद इस वर्ष की परीक्षाएं होने वाली थीं। अब जो साल में एक दिन भी नहीं पढ़े थे, उन विद्यार्थियों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया था। हर तरफ प्रश्न पत्र और नोटिस की मांग थी। कॉलेज में हर कोई अब थोड़ा थोड़ा संजीदा हो गया था। बातों में परीक्षा ने अपनी जगह बना ली थी। कुल मिलाकर माहौल में गर्मी थी। यूं तो सुमिधा होनहार थी, टीचर के साथ साथ पढ़ते रहने वाली और समय पर नोट्स बनाने वाली एक अच्छी विद्यार्थी थी। लेकिन इधर 1.5-2 महीने से उसका ध्यान पढ़ाई से कहीं दूर चला गया था। वो आजकल टीचर के पूछे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, न ही किसी टेस्ट में उसके सबसे अधिक अंक आ रहे थे। आजकल सुमिधा कुछ खोई खोई सी रहने लग गई थी। मन जब अनजाने ही किसी रास्ते की ओर बढ़ चलता है और लौट कर आने की कोई राह न सूझे तो वो गुमसुम ही हो जाता है। यूं तो कई सवाल होते हैं। हर सवाल बारी बारी आकर अपने होने का परिचय देते हुए जाते हैं। कभी सारे सवाल बेचैन होकर एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। सभी में मानो एक जंग से छिड़ जाती है। कितना भारी हो जाता है दिल तब। सुमिधा, सुमिधा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आजकल तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है ना? साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने बड़े चिंताजनक अंदाज में पूछा तो किसी परियों की दुनिया से मानो सुमिधा भूलोक पर वापस आ गई। अच्छे विद्यार्थी के लिए अध्यापक भी चिंतित रहा करते हैं।
और फिर ये तो सारे कॉलेज के सबसे अच्छे, सबसे शांत और सभी के पसंदीदा टीचर डॉक्टर ऋषभ थे। डॉक्टर ऋषभ के परिचय के लिए तो उनका नाम ही काफी था। पैदाइशी गुणवान डॉक्टर ऋषभ ने बहुत कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई खत्म कर प्रोफेसर का पद ग्रहण कर लिया था। उनमें एक जोश था, एक जुनून था अपने विषय को लेकर, विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा को लेकर और राष्ट्र के निर्माण को लेकर। उनका यही जोश, कर्तव्य निष्ठा और मीठी बोली ने सभी बच्चों को उनकी ओर कर लिया था। ऐसे में उन्होंने चिंताजनक लहजे में सुमिधा से उसका हाल पूछा तो उसकी आंखें भर आईं। घर में अपने प्रियजनों से जिसने अपने आंसू छिपाना सीख लिया हो, उस पत्थर दिल लड़की की आंखें एक अनजान, एक अजनबी की बातों पर ऐसे छलक आई मानो कोई जन्म जन्म का नाता हो। भीग आई पलकों को झट से पोंछकर सुमिधा बोल पड़ी, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब से पढ़ाई में खूब ध्यान दूंगी, माफ कीजिएगा सर। कहते कहते सुमिधा जाने लगी। डॉक्टर ऋषभ कुछ न कह सके। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सब जानते बूझते हम कुछ कह नहीं पाते। शायद इस डर से कि अगर कह दिया तो खुद को समेटता बचाता हुआ ये भारी सा मन कहीं हिम्मत न हार बैठे, कहीं सम्मान की ये चादर सरक कर व्यक्ति को उघार न दे। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।